तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट टू। कॉन्ट्रैक्ट वन जो है आपने BLLB थर्ड सेमेस्टर में कवर कर लिया था। अब जो कॉन्ट्रैक्ट टू है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे BLLB फिफ्थ सेमेस्टर में। तो सबसे पहले आपको इसके सिलेबस के लिए समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट टू का जो सिलेबस है वो क्या है। जब हम 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉन्च हुआ था तो इसके अंदर दो एक्ट और शामिल थे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बाद में जब ये महसूस किया गया कि भाई ये एक्ट इसका हिस्सा नहीं, अलग से एक्ट होने चाहिए, तो फिर इनको इसमें से हटा दिया और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये दो एक्ट अलग से बन गए। लेकिन अभी भी जब हमारा सिलेबस है उसके अंदर ये दोनों एक्ट सिलेबस के पार्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट टू में जो कॉन्ट्रैक्ट का बचा हुआ हिस्सा था वो अब कवर हो जाएगा, प्लस सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये तीनों एक्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट टू के सब्जेक्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो जो CCS यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो यही है और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस सेम ही है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपने क्या क्या पढ़ना शुरू कर दिया और कौन कौन से टॉपिक पे आपने पढ़ चुके हैं अभी तक। अगर किसी ने भी शुरू किया है पढ़ना तो उसने क्या पढ़ लिया है। कॉन्ट्रैक्ट टू का जो सिलेबस है उसमें क्या चीज़ कवर है आपको ये पता होना चाहिए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है इसमें क्या है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम जो एग्रीमेंट देखते हैं वो एजेंट के मालिक से जो एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको शामिल करेंगे। इसके अलावा प्लेज के और बेलमेंट के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको इसमें हम शामिल कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट टू का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई गारंटी होता है, गारंटी ले लेता है कि फॉर एग्जांपल ए को पैसे की ज़रूरत है, वो बी के पास पैसा लेने जाता है, जो बी मनी लेंडर है, वो कहता है जमानत लेके आओ किसी की, और वो अपने फ्रेंड सी की जमानत दिलवा देता है उसके अंदर। तो ये बेलमेंट एग्रीमेंट का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बेलमेंट एग्रीमेंट है उसमें गारंटी के जो एग्रीमेंट होते हैं वो भी शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि जो बेलमेंट होता है वो क्या होता है, बेलर बेली कौन होते हैं, इनके राइट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेलमेंट एग्रीमेंट क्या होते हैं। तो जो बेलमेंट एग्रीमेंट होते हैं वो होते हैं किसी भी गुड्स के लिए। जो बेलमेंट है एक डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन द कंडीशन दैट द रिसिपेंट शैल अल्टीमेटली रीस्टोर देम टू द बेलर और डिस्पोज ऑफ देम अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ द बेली और डिस्पोज ऑफ देम अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ बेलर। तो यहाँ पे दो लोग होते हैं, एक बेलर होता है एक बेली होता है। तो बेलर वो होता है जो गुड्स को बेली तक पहुँचाता है, मतलब बेली हो गया उसका एजेंट और बेलर हो गया वो व्यक्ति जो ऑनर है। यहाँ पे जो बेली है उसके पास गुड्स को उसी तरह से यूज़ करने का अधिकार है जिस तरह से बेलर कह रहा है। बेलर की मर्जी के बिना वो गुड्स को कुछ भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एक जो मैन्युफैक्चरर है वो बॉम्बे में बैठा है और उसका जो बेली है वो दिल्ली में है, जो दिल्ली में उसके सामान को बेचता है उसका एजेंट है। तो जब सामान चलेगा आपका बॉम्बे से चलेगा और दिल्ली आएगा तो पहले से इंस्ट्रक्शन दे देगा बेलर अपने बेली को कि भाई माल तुम्हारे पास इस दिन पहुंच जाएगा, उसको इस गोदाम में ले जाके स्टोर कर देना और इस रेट पर सेल करना आगे, जो भी रेट वो डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है माल को रिसीव करना और जिस गोदाम में उसने रीस्टोर करने को बोला है या जिस वेयर हाउस में उसने रखने को बोला है उस वेयर हाउस में उस माल को स्टोर कर देना और जिस कंडीशन पे या जिस प्राइस पे उसने सेल करने के लिए बोला है उस पर्टिकुलर प्राइस या कंडीशन पे उसको सेल कर देना। लेकिन अगर इससे हट के कुछ भी काम करता है बेली तो उसके लिए बेली रिस्पॉन्सिबल होगा, बेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन है उसको ब्रीच किया जाएगा। अब इसमें एक एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉम्बे से जब गुड्स चला और दिल्ली आ रहा था तो दिल्ली आने के बाद जो बेली था उसने ये सोचा कि जो गुड्स आ रहा है, मान लो वो कार्गो से आ रहा है, प्लेन से आ रहा है और प्लेन आ रहा है IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो उसने सोचा कि जो उसका गोदाम है वो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन IGI एयरपोर्ट के पास भी बहुत सारे वेयर हाउस हैं जो सस्ते में माल को स्टोर करते हैं। तो बेली ने बेलर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, अपने ओनर का पैसा बचाने के लिए कार्गो के पास ही जो गोदाम था वहाँ पे स्टोर कर दिया माल को। लेकिन मिस हैपनिंग की वजह से गोदाम में रात को आग लग जाती है और सारा माल जल जाता है। यहाँ पे जो बेली था उसकी गलती इतनी थी कि उसने एक तो परमिशन ले ली अपने बेलर से पहले माल को रिस्टोर करने के बाद और करेक्टली टाइम पर उसको इन्फॉर्म भी नहीं किया, जबकि उसके नियत में खोट नहीं था। वो ये चाहता था कि मालिक का थोड़ा सा पैसा बच जाए और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए उसने ऐसा किया। लेकिन मालिक की तरफ से जो क्लियर इंस्ट्रक्शन थी
यानी कि बेलर की तरफ से जो क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि माल को इस गोदाम में रिस्टोर करना, लेकिन उसने किया नहीं, तो यहाँ पे जो फॉल्ट है वो बेली का कहलाएगा और सारी जो लाइबिलिटीज है वो बेली के ऊपर आ जाएगी। मतलब माल का जो पूरा हर्जाना है वो बेली को देना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना पड़ता है कि बेली केवल वही काम कर सकता है जिसकी उसको इजाज़त अपने बेलर से मिली हुई है। मतलब एजेंट अपनी तरफ से किसी चीज़ को कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी चीज़ को मॉडिफिकेशन करता है एजेंट, तो उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। उसका जो मालिक होता है, ऑनर होता है, बेलर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसमें एक एग्रीमेंट तैयार होता है बेलर और बेली के बीच में, जिसे बेलमेंट कहते हैं। तो बेलमेंट को सेक्शन जो है 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का इसको कवर करता है। और यहाँ पर बेलमेंट जो एग्रीमेंट है उसमें जो गुड्स होता है वो एक पर्सन को डिलीवर किया जाता है जो उसका एजेंट होता है, जिसके काम केवल इतना होता है कि जैसे मालिक ने बोला उस तरीके से उस माल का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर उसने रीसेल के लिए बोला तो रीसेल करना है, लेकिन अगर मालिक ने ये बोला है कि भाई माल को आप डिस्पोज कर दो, मतलब जब आपके पास आएगा तो उसको ख़त्म कर दो, ख़त्म मतलब जला दो, नष्ट कर दो, तो उसी तरह से नष्ट और जलाना करना पड़ेगा। तो इसे हम बेलमेंट एग्रीमेंट कहते हैं। तो बेलमेंट एग्रीमेंट इसे ही कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने हायर परचेज पे, मान लो एक एसी आपने किराए पे लिया, पूरे सीज़न आप एसी को यूज़ करोगे और सीज़न ख़त्म होने के बाद आप उस एसी को लौटा दोगे। तो क्यों? क्योंकि वो एसी के मालिक आप नहीं है। अगर उस एसी की कोई भी फॉल्ट होता है या कुछ कमी आती है तो एज़ पर एग्रीमेंट जो दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसी के हिसाब से उसको ठीक कराएंगे, रिपेयर कराएंगे या रिटर्न करेंगे, और जो भी रेंट उसमें पहले डिसाइड हुआ है वो रेंट देंगे। तो ये सारे बेलमेंट एग्रीमेंट हैं। बेलमेंट एग्रीमेंट में हम किराएदार को भी देख सकते हैं, वो भी आता है, लेकिन प्रॉपर्टी को इसमें क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। इसमें ऐसी चीज़ों को डिफाइन किया गया जो मूवेबल गुड्स होते हैं उनको। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं बेलमेंट एग्रीमेंट के अंदर? तो बेलमेंट में सबसे पहले एसेंशियल एग्रीमेंट होता है डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। कि डिलीवरी में ये डिफाइन कर देते हैं कि गुड्स का पोजेशन किसको मिलेगा, और बेली जो होगा वो कौन रहेगा, उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन एग्रीमेंट में लिखी होती है। इसके अलावा जो डिलीवरी होती है उसके अंदर कंडीशन इंक्लूड होती है कि उसको क्या करना है, आगे गुड्स को आगे फर्दर सेल करना है, डिस्पोज करना है या क्या करना है। वो क्लियरली डायरेक्शंस जो होती हैं वो बेलर की तरफ से बेली को दी जाती हैं। उसी हिसाब से बेली अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है। जो बेलमेंट एग्रीमेंट है इसमें दोनों के प्रॉफिट होते हैं इंक्लूड, बेली के भी और बेलर के भी। फॉर एग्जांपल एजेंट या तो अपनी कमीशन पे काम करेगा, ठीक है, अपनी कमीशन लेगा, या एजेंट जो है आगे उसको सेल करने के बाद जो भी उसका मतलब सैलरी बनती है या उसका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ले लेगा, जो भी एग्रीमेंट हुआ है दोनों पार्टी के बीच में वो। तो इसमें जो बेनिफिट है वो दोनों का है, ऐसा नहीं है कि खाली, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेलर की है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेलर की है क्योंकि बेलर का एजेंट परफॉर्म कर रहा है अपनी ड्यूटीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड के शोरूम में जाते हैं, उसका सामान खरीदते हैं और सामान में कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई कमी आया, तो फॉर एग्जांपल आपने एलसीडी या एलईडी टीवी खरीदा सैमसंग कंपनी का, उसके शोरूम गए, आपने वो ब्रांड परचेज कर लिया। अब उसके अंदर कोई भी कमी आएगी तो उसके लिए वो शोरूम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंपनी। आप गारंटी कंपनी से मांगोगे, आप कंपनी को कंप्लेंट करोगे कि भाई ये फॉल्ट आया, इसको ठीक करके दो क्योंकि अंडर वारंटी है आपका प्रोडक्ट जो है। तो इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो बेलर की रह जाती हैं। बेली केवल उतना ही ड्यूटी परफॉर्म करता है जितनी ड्यूटी के लिए वो अपॉइंटेड है। क्या इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है समय से पहले? तो डेफिनेटली कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टी चाहे तो म्यूचुअल कंसेंट से ख़त्म कर सकती हैं। तो वहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है, या तो ये पर्पस ही ख़त्म हो गया हो, जिस पर्पस के लिए आपने एग्रीमेंट बनाया था वो पर्पस ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल 100 गुड्स आपने भेजे अपने बेली को, बेलर ने, और उसने उस 100 गुड्स को आपके दी हुई कंडीशंस के हिसाब से सेल कर दिया या डिस्पोज कर दिया, तो एग्रीमेंट एंड हो गया, उसके बाद एग्रीमेंट ख़त्म। इसके अलावा या कोई टर्म्स पहले डिसाइड हो गई हो कि भाई एजेंसी जो है वो 1 साल के लिए दी गई है या एजेंसी जो है वो 2 साल के लिए 6 महीने के लिए दी गई है, तो वो टाइम पीरियड जैसे ख़त्म हो जाएगा एजेंसी भी ख़त्म हो जाएगी। या जिस गुड्स के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो गुड्स ही नष्ट हो जाए, मतलब वो पेरिशेबल गुड्स है वो ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, तो फिर उसके लिए उससे कुछ नहीं हो सकता। ड्यूटीज़, बेलर और बेली दोनों की ड्यूटीज़ क्या है? तो सबसे पहले हम बेली की ड्यूटी समझ लेते हैं। बेली यानी कि जो एजेंट है उसकी क्या ड्यूटी है? तो उसकी पहली ड्यूटी है कि जो सामान उसके मालिक का यानी कि ऑनर का, बेलर का जो सामान उसके पास है वो उसकी प्रॉपर केयरिंग करेगा, प्रॉपर टेक केयर करेगा। जो सेक्शन 151 कहता है कि वो उतनी उसकी सेफ्टी करेगा जितनी वो अपनी गुड्स की करता। मतलब अगर वो उसकी गुड्स होती, वो उसका मालिक होता, तो जितनी भी टेकन केयर
ज़रूरी है उतनी टेकन केयर वो करेगा। फिर इसके अलावा वो कोई भी अनऑथराइज यूज़ नहीं करेगा चीज़ का। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि उसके पास मालिक की कोई चीज़ है तो उसका पर्सनल यूज़ में या अपने फ़ायदे के लिए या उसकी तरह से गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करना, उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करना या ब्रांड मार्किंग चेंज करके उसको मार्केट में आगे सेल करना, इस तरह की चीज़ें वो नहीं करेगा। उसके अलावा वो गुड्स को अपने सामान से अलग रखेगा। मतलब जो एजेंट है अगर वो अपना भी सामान बेच रहा है और मालिक का भी बेच रहा है तो दोनों चीज़ों को वो सेपरेट रखेगा, मिक्स नहीं होने देगा। और ऐसी चीज़ें को बिल्कुल मिक्स नहीं करेगा जो मिक्स होने के बाद पता ना लगे कौन सी किसकी है, तो इसलिए वो सेपरेट रखेगा दोनों गुड्स को। इसके अलावा जो जो एजेंट है वो अपना कोई अलग से टाइटल नहीं शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रांड के शोरूम में जाते हैं तो हर शोरूम कंपनी थोड़ा रन करती है, कई बार उसके एजेंट भी रन कर रहे होते हैं उस शोरूम को, लेकिन वो जो लोगो लगाते हैं, जो होर्डिंग लगाते हैं, जो नाम लगाते हैं वो कंपनी का ही लगाते हैं, तो इसलिए वो अलग से अपना कोई टाइटल शो नहीं कर सकता एजेंट जो होगा वो। और जो भी माल अनसोल्ड रह जाएगा या जो माल डिस्पोज नहीं हो पाएगा वो रिटर्न कर देगा किसको, बेलर को। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है या कोई इंक्रीमेंट हो जाता है किसी कारण से कॉस्ट का, तो वो सारा पैसा बेलर का होगा, वो बेलर को दे देगा वो पैसा। अब बेलर की क्या ड्यूटी है, ये तो एजेंट की हो गई। और जो ऑनर है उसकी क्या ड्यूटी है, ऑनर की ये ड्यूटी है कि माल से रिलेटेड कोई भी सीक्रेट्स है उसको डिस्क्लोज करेगा अपने बेली को, मतलब अपने एजेंट को बताएगा कि इस माल में ये प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, ये इसके सीक्रेट्स हैं, वो सारी चीज़ें शेयर करेगा। इसके अलावा जो बेलर है उसको अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट बेली की वजह से हो जाता है या बेली की वजह से कोई एक्सपेंसेस उसकी हो जाती हैं तो उसकी रिकवर या प्रॉफिट हो जाता है तो उसका शेयर वो बेली को दे सकता है, मतलब उसकी मर्जी के ऊपर है, कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा बेलर की एक और ड्यूटी है, बेलर की ड्यूटी है कि वो गुड्स की प्रॉपर डायरेक्शन बेली को दे दे, मतलब बेली को प्रॉपर बताए कि गुड्स को किस तरह से यूज़ करना है या किस तरह से आगे फर्दर उसको ले जाना है, सेल करना है, डिस्पोज करना है, क्या करना है। और प्रॉपर एक एग्रीमेंट जो है वो बनाने की जिम्मेदारी भी बेलर की है। तो ये बेलमेंट एग्रीमेंट हो गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो कॉन्ट्रैक्ट का ही है वो है इंडेमनिटी या गारंटी क्या होती है। अगर हम इंडेमनिटी कहें या गारंटी कहें तो ये लॉस की प्रोटेक्शन के लिए होती है। फॉर एग्जांपल ए को मान लो पैसे की ज़रूरत है और बी उसका फ्रेंड है जो पैसे लोगों को उधार देता है। अब बी तो ए तो सी को नहीं जानता है लेकिन बी सी को जानता है, तो सी क्या कहेगा, एक ये मेरा फ्रेंड है ए, इसको आप पैसे उधार दे दो, अगर ये नहीं दे पाएगा तो इसकी गारंटी मैं देता हूँ, मैं दे दूंगा। 3 महीने का ये टाइम मांग रहा है तो 3 महीने में अगर ये पैसा नहीं लौटाएगा आपका तो मैं आपका पैसा डेफिनेटली लौटा दूंगा। तो यहाँ पे गारंटर कौन है, यहाँ पे गारंटर है वो जो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो किस चीज़ की गारंटी ले रहा है, वो उसकी लाइबिलिटी की गारंटी ले रहा है। वो गारंटी पूरी भी हो सकती है, वो गारंटी रेशियो में भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा लोग भी गारंटर हो सकते हैं। अब अगर मान लो 3 महीने में पैसा नहीं लौटा पाता या नहीं लौटाता या लौटाने से ही मना कर देता है तो यहाँ पे गारंटर से रिकवरी कर सकता है, जिसने भी वो गारंटी दी है उससे रिकवर किया जा सकता है। तो इसे कहते हैं इंडेमनिटी यानी कि गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडेमनिटी और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल मान लो, ये तो एग्जांपल तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। अब मान लो इसके फीचर्स क्या क्या है, तो इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक प्रोमिजर और एक प्रोमिसी। एक प्रोमिजर जो प्रॉमिस कर रहा है और एक प्रोमिसी जो प्रॉमिस किया जा रहा है, जिसके बिहाफ पर लॉस में बी कॉस्ड बाय द प्रोमिजर और एनी अदर पर्सन। अगर कोई भी लॉस प्रोमिजर की वजह से होता है तो उसको सिक्योर्ड कर रहा है, उसकी गारंटी दे रहा है। ये कंटीजेंट नेचर में होते हैं, ये एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के जितने हैं उनको पूरा किया जाता है। यहाँ पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, दो पार्टी होनी चाहिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फिर ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों हो गए, कंसिडरेशन आ गया तो एग्रीमेंट बन गया, फिर एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो वो सारी कंडीशन इस कॉन्ट्रैक्ट में भी लगाई जाती है जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग होते हैं, एक इंडेमनीफाई फायर और एक इंडेमनीफाइड। ये दो लोग होते हैं, मतलब एक जो गारंटी दे रहा है और एक जिसकी जो गारंटी को रिसीव कर रहा है वो। तो यहाँ पे लॉस को रिकवर करने की गारंटी दी जाती है। अब ये जो गारंटी है इसमें आपको ये समझना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल अगर एक ही व्यक्ति सारी गारंटी दे रहा है तो अगर मेन जो डिफॉल्टर हो जाता है, मेन जो डेटर है अगर वो डिफॉल्टर हो जाता है, पैसे नहीं दे पाता है, तो उसकी जगह पे उसके बिहाफ पर कौन पेमेंट देगा, गारंटर पेमेंट देगा। और फिर गारंटर जो है वो स्टेप इन कर लेगा किसके शूज़ में, क्रेडिटर के शूज़ में स्टेप इन कर लेगा और वो वसूल सकता है अपना पैसा। फॉर एग्जांपल मान लो ए ने बी की गारंटी दी थी 20,000 रुपये की, अब पैसे नहीं दे पाया ए,
तो बी ने गारंटी दी है तो सी क्या बी से पैसे वसूल लेगा, लेकिन सी की तो कोई फॉल्ट नहीं था, उसको तो गारंटी की वजह से पैसा देना पड़ गया। तो अब सी के पास वो सारी पावर आ गई जो पैसा देने वाले के पास थी। अब वो पैसा अपना ए से वसूल सकता है, मतलब वही पैसा जो उसने उसके बिहाफ पर आगे पेमेंट कर दिया वो अपने पैसे की वसूली उससे कर सकता है। वो कोर्ट केस भी कर सकता है, ठीक है, वो उससे जो भी लीगल उपाय हैं वो सारे कर सकता है अपने पैसे वसूली के लिए। तो यहाँ पे तीन तरह के एग्रीमेंट साइन होते हैं। एक एग्रीमेंट जो मनी लेंडर के बीच में और मनी बोरोवर के बीच में होता है, पैसा देने वाले पैसा लेने के वाले के, और एक एग्रीमेंट जो गारंटर के साथ होता है, पैसा देने वाला गारंटर के साथ एग्रीमेंट साइन करता है कि अगर इसने इस टाइम पे पेमेंट नहीं की तो गारंटर उसके बिहाफ पर पेमेंट दे देगा। तो तीन तरह के एग्रीमेंट इसके अंदर बन जाते हैं। अगर हम इंडेमनिटी और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में अगर फ़र्क देखें तो क्या फ़र्क है इसके अंदर। तो गारंटी जो होती है वो थ्री पार्टीज होती है इसके अंदर, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी, जिसमें बैंक लोन वगैरह हम देख सकते हैं, बैंक लोन इसमें आ सकते हैं। और इंडेमनिटी में दो पार्टी होती है, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनिटी होल्डर। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गारंटी के केस में। नेचर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड रिइंबर्समेंट ऑफ द लॉस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर एंड एश्योरेंस टू द क्रेडिटर। ये हो गया आपका। इसके बाद जो अगला इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है श्योरिटी की लाइबिलिटी, इसको कैसे रिकवर किया जाएगा। तो राइट ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और को श्योरिटी। मान लो जो श्योरिटी है वो एक से ज़्यादा लोग हैं, एक व्यक्ति की गारंटी तीन लोगों ने दे रखी है, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो वो तीन गारंटर लेके आया। एक ने बोला कि 1 लाख रुपए तक की गारंटी मैं दे रहा हूँ, दूसरे ने बोला 3 लाख की गारंटी मैं दे रहा हूँ, और एक ने बोला 2 लाख की गारंटी मैं दे रहा हूँ। टोटल 6 लाख की गारंटी आ गई, लोन लिया था 5 लाख। तो यहाँ पे को श्योरिटी के केस में ये हमें सबसे पहला सवाल आता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेन जो डेटर है वो फेल हो जाता है तो फिर क्रेडिटर किससे पैसा वसूलेगा। तो क्रेडिटर किससे पैसा वसूलेगा, तीन गारंटर हैं, 1 लाख वाला भी है, 3 लाख वाला भी है और 2 लाख वाला भी है, तब की 6 लाख की उसके पास गारंटी है लेकिन लोन 5 लाख ही है। तो यहाँ पे उसकी मर्जी के ऊपर होता है, जो गारंटर है जो डेटर है उसकी मर्जी के ऊपर है, उसने जिसको भी पैसा दिया है वो उससे वसूल सकता है, चाहे वो पहले 1 लाख वाले से पैसा वसूल ले, चाहे 3 लाख वाले से वसूल ले या 2 लाख वाले से वसूल, लेकिन वसूलेगा 5 लाख ही, उससे ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि उसने सबसे पहले 3 लाख वाले से पैसा वसूल कर लिया, तो 3 लाख रुपये उसका रिटर्न हो गया, अब उसका बैलेंस बचा 2 लाख। अब उसने 1 लाख वाले से पैसा वसूल लिया तो उसका पैसा आ गया 4 लाख, अभी भी 1 लाख बचा हुआ है। तो जो तीसरी पार्टी है उससे वो 2 लाख नहीं वसूल सकता, वो केवल 1 लाख ही उससे वसूल सकता है, चाहे उसने गारंटी ज़्यादा की दे रखी है लेकिन फिर भी वो उससे 1 लाख ही वसूलेगा। अब ये जो तीनों बंदे हैं अगर उसकी पेमेंट कर देते हैं तो ये अपना अपना पैसा 3 लाख 1 लाख 1 लाख वो उस बंदे से वसूल सकते हैं जो ओरिजिनल क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर के श्योरिटीज के ऊपर राइट्स, क्रेडिटर के डेटर्स के ऊपर राइट्स, ये सब आपको राइट्स को बारे में पता होना चाहिए। और राइट ऑफ सबरोगेशन भी है। फॉर एग्जांपल मान लो वसूली करने में कोई खर्चा आ जाता है, अगर वसूली करने में कोई भी खर्चा आ जाता है तो उस खर्चे की वसूली भी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल पैसा लेके भी कहीं भाग गया, उसको सर्च करने में उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया, मान लो 3 दिन तक सर्च करते रहे, सर्च करने में 1000 2000 5000 रुपये खर्च हो गए, तो लोन अमाउंट प्लस जो सर्च करने में खर्चा हुआ वो भी वसूला जा सकता है गारंटर से, अगर मेन पार्टी कोई भी पैसा खर्च करती है वसूली पे। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही है। फिर एक मॉर्गेज होता है। तो मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज होता है जब हम किसी चीज़ को गिरवी रख के पैसा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक से हम गोल्ड लोन लेते हैं, तो जब हम बैंक से गोल्ड लोन लेते हैं तो हम अपना गोल्ड को मॉर्गेज करते हैं बैंक के अंदर, और बदले में बैंक हमें पैसा दे देता है। तो बैंक के पास श्योरिटी के रूप में कोई गवाही नहीं होती, किसी व्यक्ति की नहीं होती, लेकिन वो अमाउंट जो हमारी एसेट्स है वो पड़ी होती है, यानी गोल्ड हमारा बैंक में श्योरिटी में रहता है। और अगर हम अब उस स्पेसिफिक टर्म के अंदर, मतलब 12 महीने का एग्रीमेंट है या 1 साल का है या 3 महीने का, उसमें पीरियड में अगर हम लोन नहीं चुका पाते तो बैंक हमारे उस एसेट्स को बेचकर पैसे वसूल लेता है। जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, ये भी मॉर्गेज एग्रीमेंट ही कहलाता है, ठीक है। तो मॉर्गेज एग्रीमेंट के अंदर हमारे प्लेज होता है, प्लेज मतलब शपथ, शपथ ली जाती है इसके अंदर कि भाई मैं इतने टाइम में आपका पैसा वापस कर दूंगा, अगर नहीं कर पाया तो मेरा जो आपके पास एसेट्स गिरवी रखा है आप उससे वसूली कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बैंक जो है सीधा एसेट बेच देगा, पहले बैंक नोटिस देता है, वेट करता है, टाइम देता है, रिमाइंडर देता है, उसके बाद ये काम करता है। अब ये जो
पर्पस है, इसका पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ बेलमेंट इज टू सर्विस या सेफ कीप ऑफ रिपेयर। मतलब इसका मतलब है बेलमेंट क्यों बनाया जाता है? ताकि जो पैसा है वो सुरक्षित रहे। एक व्यक्ति अगर किसी चीज़ को गिरवी रख कर लोन दे रहा है तो उसको ये पता है कि मेरा पैसा तो सिक्योर हो गया, मतलब मेरा लोन सिक्योर है, पैसा वापस आएगा आएगा, नहीं आया तो मेरे पास का सोना गिरवी रखा ही है। इसके अलावा क्या गिरवी रखी हुई चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है? मतलब पाउनी और पाउनर दो पार्टी होती है इसके अंदर। तो क्या पाउनी जो है वो उस चीज़ का यूज़ कर सकता है जो उसको गिरवी में रखी? फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी गिरवी रख के लोन ले लिया, तो क्या जितने दौरान गाड़ी गिरवी रहेगी उतने दौरान वो उसका इस्तेमाल कर सकता है? तो ये डिपेंड करता है उनके एग्रीमेंट के ऊपर। अगर एग्रीमेंट इस चीज़ को प्रोहिबिट नहीं करता है तो वो गुड्स का यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट में प्रोहिबिटेड है कि भाई जितने दिन तक गाड़ी तो रहेगी उसके पास कंडीशन से कब्जे में, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर सकता, तो फिर वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। इस कंडीशन में उसके पास राइट टू सेल कब आता है? तो उसके पास राइट टू सेल जब आ जाता है जब ये एग्रीमेंट की टर्म एक्सपायर हो जाती है और वो लोन का अमाउंट नहीं चुका पाता, तब वो उसकी प्लेस्ड जो है, जो गिरवी रखा हुआ सामान है, उसको बेच सकता है। इसके अंदर अगर वो कोई एक्स्ट्रा खर्चा करता है, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करता है तो उसको भी वो उस अमाउंट की वो सेल की कॉस्ट से वसूल सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो 80,000 का लोन था लेकिन 1,20,000 रुपये का सोना उधार पड़ा था बैंक के पास, वो नहीं चुका पाया 80,000 का लोन, इंटरेस्ट वगैरह लगा के और एक्स्ट्रा टाइम जो भी है सब लगा के 1,00,000 रुपये बन रहा है, और बैंक ने उसकी मार्केट वैल्यू 1,20,000 में गोल्ड सोल्ड कर दिया। अब जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया बैंक के पास, वो उस पर किसका हक रहेगा? तो उसके लिए जो मेन पार्टी है वो रिम्बर्स क्लेम कर सकती है। रिम्बर्स मतलब अपना पैसा एक्स्ट्रा वाला जो वापस मांग सकती है, तो बैंक उसमें सारे खर्चे काट के जो पैसा एक्स्ट्रा हुआ वो पार्टी को लौटा देगा। ये हो गया आपका मॉर्गेज प्लेज एग्रीमेंट कह सकते हो आप इसको। फिर आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है कि जो एजेंट होता है, एजेंट की राइट एंड ड्यूटीज़ क्या क्या है। तो एजेंट की राइट और ड्यूटीज़ जो है एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एजेंट होता है उसकी राइट एंड ड्यूटीज़ क्या है। तो सबसे पहले अगर हम एजेंट के राइट्स की बात करें तो एजेंट का पहला राइट्स क्या है कि वो अपनी सैलरी या उसका जो कोई शेयर है वो वसूल सकता है, उसको ले सकता है अपने मालिक से। इसके अलावा लीन ऑफ गुड्स, गुड्स को लीन कर सकता है, मतलब अपने जो एजेंट है अपने पोजीशन में गुड्स को, सिक्योरिटीज़ को, प्रॉपर्टीज़ को, इन सब चीज़ों को रख सकता है। सिक्योरिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ रिगार्डिंग देयर रेम्यूनरेशन। फॉर एग्जांपल मान लो कि मालिक ने अगर सैलरी की पेमेंट नहीं की तो मालिक का जो सामान है वो उसको अपने कब्जे में ले सकता है, लीन कर सकता है। लीन मतलब कब्जे में कर लेना, एज ए श्योरिटी रोक लेना कि जब सैलरी दोगे तो अपना सामान वापस ले जाना। ये भी एक एजेंट के पास राइट है। इसके अलावा एजेंट के पास इंडेमनीफाइड करने का भी राइट है, वो थर्ड पार्टी से। फॉर एग्जांपल मान लो कि प्रिंसिपल को अपने कस्टमर से कुछ पैसा लेना था, कुछ सेल हुई, उसका पैसा आना था, तो उसको पैसा अगर एजेंट के पास आता है और एजेंट का कोई डिस्प्यूटेड अमाउंट है जो उसका करेक्ट राइटफुल हक बनता है, तो उस पैसे को वो उस अमाउंट में से भी डिडक्ट कर सकता है, माइनस कर सकता है। अब ये तो राइट हो गए। इसके अब इसके ड्यूटीज़ क्या है? तो एजेंट की ड्यूटीज़ हैं कि सेक्शन 211 कहता है कि जो उसका मालिक कहेगा, मतलब जिस तरह से उसके मालिक ने उसको अथॉरिटी दी है उस हिसाब से वो परफॉर्म करेगा। मतलब मालिक के डायरेक्शन से अलावा वो कुछ भी नहीं करेगा, उसमें चाहे मालिक का ही बेनिफिट क्यों ना हो, वो जो काम करेगा वो पहले मालिक से परमिशन लेके करेगा। ये सेक्शन 211 कहता है। सेक्शन 212 कहता है कि अगर एजेंट के लिए कोई रीजनेबल स्किल की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट होते हैं जो दवाई बेचते हैं, तो इसमें भी एजेंट होते हैं, तो उसके लिए फार्मासिस्ट की डिग्री करना ज़रूरी है, मतलब डी फार्मा का कोर्स ज़रूरी है, डी फार्मा या बी फार्मा। तो वो स्किल उसके पास होनी चाहिए तभी वो एजेंट अपॉइंट होगा, अदरवाइज वो एजेंट अपॉइंट नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई भी अगर ट्रेड सीक्रेट्स हैं तो मालिक को अपने एजेंट को बताने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन ऐसी है जिसको लेने से किसी का नुकसान भी हो सकता है, या वो शेड्यूलाइज्ड ड्रग है जो केवल प्रिस्क्राइब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेची जाएगी, तो ये अपने एजेंट को पहले ही बताएगा। अगर नहीं बताता तो इसमें मालिक का फॉल्ट कहलाएगा, एजेंट का फॉल्ट नहीं कहलाएगा। इसके अलावा कोई भी ट्रेड सीक्रेट्स है उसको सुरक्षित रखना ये एजेंट की जिम्मेदारी। एजेंट उसके ट्रेड सीक्रेट को कभी भी शेयर नहीं करेगा किसी से भी। तो एजेंसी, एजेंट और प्रिंसिपल, इनके रिलेशंस के बारे में क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगभग हर बार ही पूछ लेते हैं, आपको इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और एग्रीमेंट होता है हमारा टेस्टिमनी एग्रीमेंट। टेस्टिमनी एग्रीमेंट होता है जहाँ पे थर्ड पार्टी को किसी भी प्रॉपर्टी के लिए वारिस या फिर सिक्योरिटी के रूप में अपने पास रखने का अधिकार मिल जाता है। इसको भी एक बार आप पढ़ लेना।
अगर एजेंट कोई फ्रॉड करता है या एजेंट कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए? अगर एजेंट कोई भी फ्रॉड करता है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? एजेंट खुद जिम्मेदार होगा। मालिक जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर एजेंट ने जानबूझकर डेलिबरेटली ऐसे कोई भी काम किया जिसकी परमिशन उसने मालिक से नहीं ली तो मालिक को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि ग्राहक जो है ना वो ट्रस्ट नहीं कर रहा एजेंट के ऊपर, वो ब्रांड मालिक की जो कंपनी है उसके ऊपर ट्रस्ट करके सामान को खरीद रहा है। इसलिए अगर उसके साथ धोखाधड़ी होती है तो वो सीधा किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा? ऑनर को। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने सैमसंग के ब्रांड वाले शोरूम पे गए, ऑथराइज शोरूम पे गए और आपने वहाँ से सैमसंग का टीवी खरीद के अपने घर लिया है, लेकिन कुछ दिन यूज़ करने के बाद आपको पता लगा ये सही नहीं है, इसके अंदर छेड़छाड़ की गई है, मतलब ब्रांड का नाम तो असली, लोगो असली जगह, लेकिन मान नकली है। तो यहाँ पे एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसने फ्रॉड किया है जबकि, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है, क्योंकि वो शोरूम एजेंट के नाम से नहीं पहचाना जा रहा है, वो शोरूम किसके नाम से पहचाना जा रहा है? मालिक के नाम से, ब्रांड के नाम से पहचाना जा रहा है। इसलिए एजेंट अगर कोई फ्रॉड करता है और कंपनी के शोरूम पे या कंपनी की ऑथराइज सीट पर है वो, और ऑथराइज एजेंट की लिस्ट में है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन बनता है? कंपनी बन जाती है, ऑनर बनता है, एजेंट नहीं। एजेंट तो बनेगा ही बनेगा, मतलब उसके ऊपर चीटिंग का केस तो लगेगा ही, लेकिन कंज्यूमर का कोई भी अगर लॉस होगा तो वो कंज्यूमर अपने लॉस की भरपाई मेन मालिक से करवाएगा। अगर मान लो कि किसी कंडीशन में एजेंट ने टाइटल के साथ कोई छेड़छाड़ कर दी, ठीक है, टाइटल का मतलब ये है कि उसने ऑथराइज शोरूम के साथ साथ एक अपने पर्सनल दुकान भी खोल दी जिसमें उसी जैसा सामान वो बेचने लगा, तो उस कंडीशन में कौन जिम्मेदार होगा? तो उस कंडीशन में जिम्मेदार होगा कौन? एजेंट, क्योंकि वहाँ पे कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने पर्सनल चीज़ों को अलग से कर रहा है। जैसे एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है एम्स में, लेकिन शाम को अपना क्लिनिक पे चलाता है, तो क्लिनिक में अगर कुछ भी दुर्घटना होगी तो उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार होगा, एम्स नहीं जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर हॉस्पिटल में हो गई कोई दुर्घटना तो उसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेदार रहेगा। अगर कोई भी चीज़, देखो चीज़ों को दो तरह से बेचा जाता है, एक सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सेल बाय सैंपल, दोनों में फ़र्क करने को आएगा आपको एग्जाम में कि सेल बाय सैंपल और सेल बाय डिस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क है। तो सेल बाय सैंपल का मतलब होता है कि आपने अपना सैंपल दिखाया और माल को बेच दिया। सेल बाय डिस्क्रिप्शन होता है आपने सैंपल नहीं दिखाया, आपने डिस्क्राइब किया, प्रोडक्ट ऐसा होगा, उसमें ये क्वालिटियाँ होंगी, वो ऐसा दिखेगा, ये सब। तो इन दोनों में जब डिलीवरी होगी गुड्स की तो वहाँ पर जो ड्यूटी है वो ये है कि सैंपल दिखाया तो सैंपल जैसी ही चीज़, मतलब 100% सेम चीज़ आप सप्लाई करेंगे। अगर आपने 90% भी चीज़ सप्लाई की तो भी रॉन्ग है, तो भी वो क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, उसमें चीटिंग और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, उसके डैमेजेस की भरपाई करनी पड़ेगी। दूसरा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जैसा आपने डिस्क्राइब किया होगा वो सारे फीचर्स और क्वालिटी आपकी गुड्स में होने चाहिए। अगर कोई भी फीचर्स, कोई भी क्वालिटी गुड्स में मिसिंग है तो उसको फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, चीटिंग में शामिल कर लेंगे। ये भी आपका सेल के पार्ट शुरू हो गए। अब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आ गए। कॉन्ट्रैक्ट के बस इतने ही पार्ट थे जिसमें गारंटी, इंडेमनिटी, बेसमेंट, प्लेज, मॉर्गेज, ये सब एग्रीमेंट थे। जो कॉन्ट्रैक्ट का मेजर पार्ट तो हम ऑलरेडी पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर हम किसी सेल की बात करते हैं तो इसके लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं सेल के लिए? अगर हम सेल के डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 4 के अंदर सेल की डेफिनेशन दी गई है। पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही था, ये अब अलग से एक्ट बन गया ये। तो सेल का मतलब है अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, जहाँ पे पैसे के बदले में एक व्यक्ति, एक कॉन्ट्रैक्टर अपने माल को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो जाता है, माल के पोजीशन को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये कंडीशनल भी हो सकता है और एब्सोल्यूट भी हो सकता है, बिना कंडीशन के भी हो सकता है जो सेल है वो। तो सेल का मतलब है पोजीशन का ट्रांसफ़र करना, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन, एक से दूसरे मालिक के पास जा रही है। इसमें पहले एग्रीमेंट टू सेल होता है, ठीक है। अगर वो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो किसी भी कंडीशन को तोड़ता नहीं है, किसी भी प्रोविज़न को, लॉस को वायलेशन नहीं करता है, तो वो एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दोनों पार्टीज के बीच में, सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। तो एग्रीमेंट का मतलब ये होता है जब दोनों पार्टी सेम सेंस में, सेम कंडीशंस के साथ किसी चीज़ पे एग्री हो जाती हैं। तो यहाँ पे दो पार्टीज होंगी, एक गुड्स होगा और वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र
करने का एग्रीमेंट करेंगे। देखो सेल हमेशा ट्रांसफर ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी का सेल हो, चाहे वो डेली रोजमर्रा के दुकानदार किसी चीज़ का सेल कर रहे हो, या एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर से ले रहा हो, या होलसेलर एक रिटेलर को दे रहा हो, वो सब सेल जो है पोजीशन है, ट्रांसफर है, पोजीशन ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर ही है प्रॉपर्टी का। इसके लिए प्राइस जरूरी होता है। सेल के अंदर अगर प्राइस है तो सेल है, अगर सेल नहीं है, से केवल सॉरी प्राइस नहीं है, केवल ट्रांसफर है, तो वो चैरिटी हो सकता है। ठीक है, फिर जैसे फॉर एग्जांपल आप घर से कुछ चीज़ बना के लेकर मंदिर में आपने प्रसाद के रूप में बांट दी, तो वहाँ पे पोजीशन तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो पोजीशन ट्रांसफर करने के लिए कोई पैसा नहीं ले रहे आप, तो वो सेल नहीं है, वहाँ पे आप बेच नहीं रहे, आप चैरिटी कर रहे हो, पब्लिक ह्यूमैनिटी सर्विस कर रहे हो, उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे प्राइस होता है, बार्टर सिस्टम में भी प्राइस ही माना जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक सामान देकर दूसरे सामान को एक्सचेंज कर लिया, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही है, क्योंकि वहाँ पे भी गुड्स आ रही है, गुड्स इज वैल्यूएबल थिंग्स, यानी कि वो भी एक प्राइस ही है। तो सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फ़र्क है, ये भी एग्जाम में आपको पूछ लेता है। तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में सिंपल सा फ़र्क नज़र आ रहा है कि जब गुड्स एक्चुअली एक्सचेंज हो जाती हैं तो सेल है, जब एक्सचेंज करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया तो एग्रीमेंट टू सेल है। तो बेसिकली यही फ़र्क है। ये एब्सोल्यूट होता है सेल, मतलब सेल फाइनल है, मतलब हो गया, बिक गया, ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल कंडीशन है कि कब देंगे माल, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देने के लिए एग्रीमेंट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके खेत हैं टमाटर के, अभी फसल तैयार हुई है, पहले ही एक ब्रोकर आ गया, बोला फसल तैयार हो गई, 1 महीने बाद मैं ले लूँगा आपसे, ये रेट ले लो, अभी मुझसे एडवांस पकड़ो, तो वो एग्रीमेंट टू सेल है। और जब फसल एक्चुअली पक के तैयार हो जाएगी और पूरा पैसा पेमेंट करके वो चीज़ को ले जाएगा, तो वो सेल कहलाएगी। तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में फ़र्क करने के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। सेल में कुछ नहीं होता, एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क हो सकता है। मान लो कि फसल तैयार ही नहीं हुई, बारिश आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, फसल खराब हो गई, तो दोनों के लिए रिस्क है। जिसने एडवांस दे रखा है उसका एडवांस डूब जाएगा और उसको पैसा नहीं मिलेगा, यानी उसका माल नहीं बिक पाएगा, तो दोनों की तरफ से सेल हो सकता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क है और इसमें कोई रिस्क नहीं है। इसके अलावा बायर और सेलर दोनों पक्ष होते हैं, दोनों जगह, सेल में भी और एग्रीमेंट टू सेल में भी। अब आगे आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, रूल ऑफ केवियट एम्प्टर। तो केवियट एम्प्टर का मतलब है एक ऐसा प्रिंसिपल जो ये कहता है कि खरीदने वालों को अपनी आंख, नाक, कान सब खोल के चलना चाहिए। तो बी वेयर ऑफ बायर, क्रेता सावधान रहे, ये एक नियम है सेल्स के अंदर। कहता है खरीदने वाले को भी सावधानी से चीज़ खरीदनी चाहिए, ये नियम सबके ऊपर लागू होता है। बोलने वाला तो अपनी चीज़ की बहुत ज़्यादा बड़ाई या तारीफ कर देगा, लेकिन परचेजर को भी हमेशा आंखें खोल के चीज़ को लेना चाहिए। तो केवियट एम्प्टर वो प्रिंसिपल है जो कहता है लेट द बायर बी वेयर, क्रेता सावधान रहे। जो सेक्शन 16 कहता है देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और द फिटनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ द गुड सप्लाइड अंडर सच अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो दुकान पर किसी चीज़ को, वो कहता है भाई साहब अभी चेक कर लो, आगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है, आपको वार्न कर रहा है कि अभी सावधानी होकर चीज़ को चेक कर लो, जो भी करना है इसकी कोई वारंटी नहीं है, आगे आप मेरे पास आओगे ये बाहर जाके भी ख़राब हो गया तो मैं इसको बदलूंगा नहीं। तो वहाँ पे रूल ऑफ केवियट एम्प्टर वो एप्लीकेबल होता है, जिसे कहता है क्रेता सावधान रहे, खरीदने वाले को हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर मान लो कि बेचने वाले ने आपको चीज़ दे दी और खरीदने वाले की नेग्लिजेंसी से कुछ उसमें 19-20 हो गया, मतलब आपकी गलती से, तो उसके लिए कोर्ट भी आपको मतलब वो भरपाई नहीं करवा सकती उसकी। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे टोस्टर दो तरीके के आते हैं, एक सैंडविच बनाने वाला और एक पॉपअप टोस्टर जो केवल ब्रेड को सेकता है। आप दुकान पे गए, आपने दुकानदार को बोला भाई मुझे टोस्टर दे दो, उसको नहीं पता था कि आप सैंडविच बनाना चाहते हो कि केवल ब्रेड को सेकना चाहते हो। उसने पॉपअप टोस्टर उठाया, आपको दे दिया, आपने डब्बा खोला भी नहीं, आपने बोला कितने का हुआ, उसने बोला 800 रुपये, आपने 800 रुपये निकाले, उसको दे दी, घर आए, आपने खोला तो आपकी वाइफ ने आपको डांट लगा, ये क्या लिया है, हमें तो सैंडविच बनाना था। अब वो गया दुकान पे तो उसने बोला कि भाई साहब यहाँ पे रूल ऑफ केवियट एम्प्टर एप्लीकेबल होता है, आपने मुझे टोस्टर बोला था, मैंने टोस्टर आपको दिया है, लेकिन अब ये वापस नहीं हो सकता। तो वहाँ पे अगर वो कंज्यूमर कोर्ट भी चला जाएगा तो कोर्ट भी ये कहेगी क्रेता सावधान रहे का नियम एप्लीकेबल होता है। आपको देखना चाहिए था कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ है कि नहीं है, लेकिन आपने ले ली और फिर आप ये कह के नहीं बोल सकते कि ये मेरे लिए नहीं है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मेरे को फिट नहीं है या कोई और चीज़। तो ऐसी चीज़ें कहकर आप नहीं बच सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आप दुकान पे गए स्कूटी या बाइक खरीदने, ठीक है, आपने कम सीसी की स्कूटी बाइक ले ली, आपने पूछा भी नहीं उससे, लेकिन आपका जो रास्ता था वो इतना कठिन था, फॉर एग्जांपल पहाड़ों पे आपको जाना था, अब वो कम सीसी की बाइक या स्कूटी चल ही नहीं पा रही है पहाड़ों पर,
उतना मज़ा नहीं आ रहा चलाने में। तो आप ये कह के उससे नहीं बच सकते कि भाई साहब मैंने तो ये सोच के ही नहीं ली थी, आपने तो मुझे गलत ऑर्डर दे दी, क्योंकि वहाँ पर क्रेता सावधान रहे का नियम एप्लीकेबल होता है। गुड परचेज अंडर द ब्रांड नेम, अगर आपने किसी ब्रांड नेम के हिसाब से किसी गुड्स को खरीद लिया है ब्रांड नेम पे ट्रस्ट करके, तो यहाँ पे ब्रांड नेम की यूजफुलनेस भी आपको चेक करनी चाहिए, आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है, खाली ब्रांड से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर बेची गई है, मतलब डिस्क्राइब करके बेची गई है, तो अगर कोई भी चीज़ आपको डिस्क्राइब करके बेची गई है तो वो उसी हिसाब से होनी चाहिए, फिर वहाँ पे रूल ऑफ केविट एम्प्टर एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये रूल ऑफ केविट एम्प्टर है, ये आपको पूछता है एग्ज़ाम में, और ये आप लिख सकते हो आंसर। इसके अलावा कंडीशन और वारंटी में क्या फ़र्क होता है? अब आप मुझे बताओ कंडीशन में और वारंटी में क्या फ़र्क है, किस चीज़ को कंडीशन कहते हैं, किस चीज़ को वारंटी कहते हैं, और वारंटी और गारंटी में भी फ़र्क होता है। कंडीशन होती है जो सेल के साथ कुछ शर्तें लगा देते हैं, वो कंडीशन होती है, ठीक है। और वारंटी वो होती है जो आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है, कि प्रोडक्ट को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक कर देंगे, प्रोडक्ट जेन्युइन है, उसके अंदर कोई भी कंप्लेंट आती है तो हमारी गारंटी है कि हम आपको ठीक करके देंगे। गारंटी में प्रोडक्ट को चेंज भी कर देते हैं, तो वारंटी में चेंज नहीं करते, सर्विस करते हैं, रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं। आजकल वारंटी आती है हर चीज़ की, गारंटी तो लगभग ऑलमोस्ट बंद ही हो चुकी है। जो कंडीशन होती है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के सेल के साथ एसोसिएट होती है, और जो वारंटी होती है ये आफ्टर सेल सर्विसेज होती है, मतलब ये सेल के टाइम पे नहीं, सेल के बाद एप्लीकेबल हो जाती है। तो ये कंडीशन और वारंटी हो गया। अगर वायलेशन होता है कंडीशन का तो सेल का वायलेशन किया, मतलब एग्रीमेंट टू सेल वायलेट हो जाता है। लेकिन अगर वारंटी का वायलेशन होता है तो कंज्यूमर रिडर्सल में जाता है, मतलब कंज्यूमर रिफॉर्म में जाता है, वहाँ पे आप कंज्यूमर जो फोरम होता है वहाँ जाके कंप्लेंट कर सकते हो, आपकी सेल कैंसिल नहीं होती। तो वारंटी का ब्रीच में सेल कैंसिल नहीं होती, लेकिन कंडीशन के ब्रीच में सेल कैंसिल हो जाती है। अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो कहीं पर भी कंडीशन ब्रीच हो रही है तो वहाँ पर डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो, और वारंटी की बात करें तो वारंटी ब्रीच होने पर भी आप डैमेजेस ले सकते हो, मतलब आपको जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई आप कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेंट करके वसूली कर सकते हो। तो वारंटी और कंडीशन जो है इसमें भी डिफरेंस आ सकता है। अब जो सेल बाय सैंपल और सेल बाय डिस्क्रिप्शन, में थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो सैंपल का मतलब है सेल्समैन दुकान पे जाता है, अपना सैंपल दिखाता है कि हम इस तरह का माल बनाते हैं, आपको ज़रूरत हो तो देख लो। तो जो सेल बाय सैंपल होती है वो एग्जैक्ट माल सप्लाई होना चाहिए जो सैंपल दिखाया, उसमें 19-20 का फ़र्क भी नहीं चलेगा। लेकिन सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब है जो आपने डिस्क्राइब किया वो चीज़ें उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जिसको एस्टॉपल्स भी कहते हैं, तो राइट टू स्टॉपेज का मतलब है जब अनपेड सेलर होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 20,000 रुपये आपको एडवांस देके माल बनवा लिया और बोला 20 तारीख को माल मेरे गोदाम पे भेज देना और मैं आपको वहीं फाइनल पेमेंट कर दूंगा। माल आपके गोदाम से तैयार होकर निकल गया, रास्ते में माल ट्रक में लोड होकर जा रहा है, लेकिन अचानक से आपको पता लगता है कि जिसको आपने माल की सप्लाई करनी थी वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब वो दिवालिया हो गया, मार्केट में उसकी बैंकरप्सी की खबरें आ गई। आप अपने माल को रास्ते में रोक सकते हो, आपके पास स्टॉप इन ट्रांजिट की पावर आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि जहाँ पे माल डिलीवर होने जा रहा है वो वहाँ से पेमेंट नहीं मिलेगी, तो आप तुरंत अपने ड्राइवर को फ़ोन करते हो और उसको बोलते हो कि माल को वापस ले आए, तो वो टेम्पो दोबारा अपना स्टीयरिंग वापस घुमाएगा, आपके माल को वापस ले आएगा। अब अगर यही कंडीशन आगे हम ले जाते हैं और माल जो है वहाँ तक पहुँच जाता है जिसको डिलीवर होना है, टेम्पो ड्राइवर माल को उतार देता है या उसके गोदाम में गाड़ी ले जाता है, लेकिन माल अभी उतारा नहीं है। फिर आपने फ़ोन किया और जब तक वो कहता है साहब मैं तो पहुंच गया हूँ, उसके गोडाउन के अंदर एंटर कर गया हूँ, लेकिन माल अभी उतारा नहीं, टेम्पो में रखा है, तो क्या आपको स्टॉप इन ट्रांजिट की पावर है यहाँ पे? तो कोर्ट ये कहते हैं यहाँ पर आपको स्टॉप इन ट्रांजिट की पावर नहीं है। बोलिए, कुछ कह रहे थे? जी सर, ये यहाँ, जो आपने कह दिया ठीक है। हाँ, वहाँ पर कोई स्टॉप इन ट्रांजिट की पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माल उसके गोदाम में एंटर हो चुका है, उतरा नहीं है बात अलग है, वो उतर जाएगा, लेकिन जैसे ही उसके प्रेमिसेस में एंटर कर गया वैसे डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है, और डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद आप उसके ऊपर केस जरूर कर सकते हो पैसा रिकवर करने के लिए, लेकिन अपने माल को स्टॉप इन ट्रांजिट नहीं कर सकते, क्योंकि माल अब ट्रांजिट है ही नहीं, माल फाइनली डिलीवरी पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो जब माल डिलीवरी पोजीशन पे पहुंच चुका है तो स्टॉप इन ट्रांजिट की पावर भी खत्म हो जाती है। ये टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत है आपके कॉन्ट्रैक्ट 2 के अंदर, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं ये टफ है, लेकिन ना टफ नहीं है। आप पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें से दो दो क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेने, और जो वो वाला है हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट, उसमें से भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, टोटल आपके 7-8 क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं, मतलब
टोटल 13 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, लेकिन अगर हम देखें तो मेन क्वेश्चन 8 ही होते हैं। तो मेन 8 क्वेश्चन जो होते हैं, 5 होते हैं सेक्शन सी के अंदर और 3 होते हैं सेक्शन बी के अंदर। तो दो दो क्वेश्चन दोनों में से आपको मिल जाएंगे, मतलब 4 टॉपिक हैं और ये चारों टॉपिक आपको इस तरह से करने हैं। अनपेड सेलर के क्या राइट्स होते हैं? अनपेड सेलर का मतलब है आपने माल तो सेल कर दिया और डिलीवर भी कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं आई, तो आपके पास क्या क्या राइट्स है? अनपेड सेलर के पास क्या राइट्स होते हैं? तो अनपेड सेलर वो है जिसके माल की फाइनल लोकेशन पर डिलीवरी हो चुकी है लेकिन बायर से पेमेंट नहीं आई अभी तक। तो वो एक तो केस कर सकता है, इसके लिए सूट फॉर प्राइस, प्राइस की रिकवरी के लिए वो केस कर सकता है। उसके बाद पहला राइट तो यही है। इसके अलावा वो सूट में डैमेजेस को भी क्लेम कर सकता है। डैमेजेस का मतलब है उसको अगर कोई नुकसान हुआ, कोई मेंटल हरेसमेंट हुई, इतने दिन इंतजार करना पड़ा, एक्स्ट्रा कोई खर्चा करना पड़ा उसको रिकवरी करने के लिए, तो वो सब भी उसे वसूल सकता है। इसके अलावा वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहा है तो वो आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर सकता है, मतलब तोड़ सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। फॉर एग्जाम्पल हर महीने 200 जैकेट सप्लाई करनी थी, 4 महीने से माल जा रहा है लेकिन पेमेंट नहीं आ रही, तो वो आगे की पेमेंट, आगे की जो सप्लाई इसको रोक सकता है। ये उसके पास पावर है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं होगा लेकिन माल को रोक सकता है। इसके अलावा वो इंटरेस्ट के लिए भी केस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 4 महीने की पेमेंट रुकी और 10 महीने बाद पेमेंट तो आ गई लेकिन पेमेंट ही आई, इंटरेस्ट नहीं आया उतने टाइम का, तो वो इंटरेस्ट के लिए अलग से सूट फाइल कर सकता है। अगर बायर के पास क्या रेमेडीज है अगेंस्ट द सेलर, मतलब खरीदने वाले के पास क्या रेमेडी है? देखो खरीदने वाले के पास भी रेमेडीज है। फॉर एग्जांपल जो माल सप्लाई हुआ था वो माल ही डिफेक्टिव था, ठीक है, माल डैमेज था, तो उस कंडीशन में वो नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। और यहाँ पे जो बायर्स है वो उल्टा सूट कर सकता है सेलर के ऊपर कि आपने मुझे डैमेज या फिर खराब डिफेक्टिव प्रोडक्ट सप्लाई कर दी। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपने किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उससे माल लिया था। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक स्कूल है, वो बच्चों की रेस करवा रहा है और उसको रेसिंग वाले शूज़ चाहिए और वो ऑर्डर देता है 100 पेयर के शूज़ का जो बच्चे रेस में जा रहे हैं। लेकिन जो कंपनी होती है, जो शूज़ की कंपनी, वो उसको नॉर्मल शूज़ सप्लाई कर देते हैं जो नॉर्मल स्कूल शूज़ है। तो यहाँ पर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगेगा क्योंकि उसने पहले से ही अपना काम बता दिया था कि मुझे इस काम के लिए माल की ज़रूरत है और आपको ये बनाना है, लेकिन फिर भी उसने माल जो है रॉन्ग डिलीवर किया, उसके पर्पस को पूरा नहीं करता था, तो यहाँ पे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई वारंटी देता है, जैसे बेचने वाले ने बोला कि भाई माल ले जाओ और 6 महीने तक तो मेरी गारंटी है, इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन 6 महीने से पहले ही माल खराब हो जाता है, तो वहाँ पे ब्रीच ऑफ वारंटी आ जाएगा। अगर मान लो कि डैमेजेस नहीं मिली, जैसे वहाँ पे बताया था मैंने, सेलर का पैसा नहीं मिला और 8 महीने बाद या 7 महीने बाद पैसा मिल गया लेकिन खाली पैसा ही मिला, तो उस पीरियड का इंटरेस्ट नहीं मिला। तो उसी तरह से बायर्स को अगर डैमेजेस लेट मिलती है तो बायर भी इंटरेस्ट के लिए अलग से केस कर सकता है। अब कुछ रिस्क होते हैं जो प्राइमा फेसिस रिस्क होते हैं, जो प्रॉपर्टी के साथ जुड़े होते हैं। प्राइमा फेसिस मतलब प्रथम दृष्टिता से जो देखने से रिस्क लगते हैं, वो रिस्क। उस रिस्क को कैसे कवर करते हैं हम सेल ऑफ गुड्स के अंदर? तो कोई प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर हो रही है उसके साथ जो जेन्युइन रिस्क होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से ट्रीट किए जाते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो रिस्क इज एसोसिएटेड विद द ओनरशिप, नॉट विद द मेयर पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। रिस्क ओनरशिप के साथ होनी चाहिए, पोजीशंस के साथ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी के पेपर तो हैं लेकिन पोजीशन नहीं है, पोजीशन डिफेक्टिव है। पोजीशन डिफेक्टिव हो सकता है ना, मतलब उसके कब्जे में नहीं है, कब्जा किसी और ने इलीगल कब्जा कर रखा है इसके प्रॉपर्टी के ऊपर, और वो ये बात बताता नहीं है जिसको प्रॉपर्टी बेच रहा है और प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर देता है बेचने का, तो यहाँ पे डिफेक्टिव पोजीशन की डिलीवरी माना जाएगा और जो पार्टी है, बायर है, वो सेलर से उसकी वसूली कर सकती है। क्योंकि रिस्क फॉर प्राइमा फेसिस का मतलब ये है कि उसको पता था कि भाई उसकी प्रॉपर्टी जो है क्लियर पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उसका एग्रीमेंट टू सेल साइन कर लिया और वो पोजीशन नहीं दे पाया, तो ये इलीगल माना जाएगा। क्योंकि सेल के बाद पोजीशन ही आता है, पोजीशन क्लियर टाइटल होना चाहिए। अब इसके अंदर एक और चीज पूछता है, क्या बायर के पास बेटर टाइटल हो सकता है सेलर से? क्या सेलर से बेटर टाइटल बायर के पास हो सकता है? तो आप बताइए, हो सकता है? तो कहेंगे कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो टाइटल सेलर के पास है उसी टाइटल को ट्रांसफर करेगा वो, उससे बेटर टाइटल कैसे कर देगा ट्रांसफर? तो जो मेरे कब्जे में है, जिसका जिस तरह से मैं मालिक हूँ उसी तरह से मैं किसी और को मालिक बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक किराएदार ने किसी का कमरा हड़प रखा था और वो खाली नहीं कर रहा था, अब वो किसी दूसरे किराएदार को वो कमरा बेच रहा है, तो वो मालिक बन के तो नहीं बेच सकता ना, मालिकाना हक नहीं दे पाएगा, वो किराएदार का हक दे पाएगा।
क्योंकि वो ऑलरेडी खुद भी किराएदार है। तो जो टाइटल मेरे पास है मैं वही टाइटल का आगे ट्रांसफर कर सकता हूँ, बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू बायर, बायर को वही टाइटल ट्रांसफर होगा जो टाइटल उसके पास है। क्या राइट टू लीन है? लीन मतलब रोक लेना, जब्त कर लेना, कब्जा कर लेना। क्या कब्जा करने का अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है, अगर अनपेड रह जाएगा तो। सेलर अगर अनपेड रह जाएगा तो वो गुड्स को लीन कर सकता है। अब फाइंडर ऑफ द गुड्स जो हमने कल भी किया था, अगर आपको कोई गुड्स मिल जाता है तो उस पर आपका क्या सा अधिकार है? तो अगर वो पेरिशेबल नेचर का गुड्स है जो जल्दी खराब हो जाएगा, अगर उसको जल्दी से यूज़ नहीं किया गया या नहीं बेचा गया तो उसका कोई यूज़ नहीं बचेगा, तो ऐसे गुड्स को आपके पास पावर है कि आप उस गुड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पेरिशेबल नेचर का गुड्स नहीं है तो फिर आप उसको उसके करेक्ट मालिक के मिलने तक उसको संभाल के रखोगे। और हर गुड्स के लिए अलग अलग टर्म्स बताई गई हैं, जैसे किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए 3 महीने, किसी के लिए 3 दिन और किसी के लिए 3-3 साल भी यहाँ पे कंडीशन है। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल से ही आपको समझना है कि फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो गुड्स को कैसे ट्रीट करेगा। अब हो गया ब्रीच। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कोई भी एक पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को वायलेट करती है, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को तोड़ देती है, तो उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स एग्रीमेंट हो रखा है और एक पार्टी नॉन पेमेंट कर देती, मतलब पेमेंट करने से रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा। या कॉन्ट्रैक्ट की किसी कंडीशन को तोड़ देती है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंडीशंस थी, उस कंडीशन को वो पार्टी तोड़ देती है, उसको फॉलो नहीं करती, तो ये वायलेशन ऑफ कंडीशन, ये भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। या वारंटी, फॉर एग्जांपल सेल हो गई, पेमेंट भी हो गई ठीक ठाक, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज की जो वारंटी थी उसको ब्रीच कर दिया, तो ये भी ब्रीच ऑफ वारंटी में आएगा और इसके लिए भी केस हो सकता है। अगर मान लो कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एडवांस दिया माल बनाने के लिए, बोला कि भाई मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे रहा हूँ, आप मेरे 200 लेदर जैकेट बना दो, और एक लेदर जैकेट जो है फॉर एग्जांपल मान लो बन रही थी आपकी 300 रुपये की, तो करीब करीब 6,000 रुपये का हो गया और उसने 3,000 रुपये एडवांस दे दिया, तो बाकी जो 3,000 है मैं आपको गुड्स की डिलीवरी पे दे दूंगा। अब जो बनाने वाला होगा, जो सेलर होगा, वो रॉ मटेरियल भी खरीदेगा, वो पूरा खर्चा करेगा, अपनी लेबर्स को सैलरी देगा और बना बुन के 200 जैकेट तैयार कर देगा आपके लिए। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो खरीदने वाला ये बोले कि भाई साहब ऐसा है, वो 3,000 तो तुम भी रख लो, लेकिन मैं माल अब तुम्हारा ले नहीं सकता क्योंकि मेरा काम मार्केट में पिट गया, मैंने दुकान बंद कर ली। अब वो जो बेचने वाला है वो तो फंस जाएगा क्योंकि उसने तो उस पर कॉस्ट लगा दी। तो ऐसा तो नहीं है कि 3,000 का माल 6,000 में बेचेगा, 50% तो कहीं मार्जिन होता नहीं है। तो उसने तो 3 या 4,000 या 5,000 रुपये जो खर्च किए थे वो उसके फंस गए, तो उसकी रिकवरी के लिए वो उसके ऊपर केस कर सकता है। तो ये डैमेजेस की रिकवरी भी हो सकती है इस कंडीशन के अंदर। नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या सेलर जो है वो बायर्स को बेटर टाइटल दे सकता है? तो बिल्कुल नहीं दे सकता। जो टाइटल सेलर के पास है उसी टाइटल का वो ट्रांसफ़र कर सकता है, उससे बेटर टाइटल वो ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास खुद के पास बेटर टाइटल नहीं है। जैसा टाइटल है वैसा ही वो ट्रांसफ़र करेगा। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एग्रीमेंट देख लेते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म होती क्या है? तो पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें, जब एक से ज़्यादा लोग, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को चलाने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिट को शेयर करते हैं, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। और इसके लिए भारत में एक एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पे सभी एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में किसी प्रॉफिट को बांटने के लिए या किसी बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं उसको इसमें कवर किया जाता है। इसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट में कंपनी की भी डेफिनेशन दे रखी है, जबकि कंपनी का अलग से एक्ट है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013, लेकिन खाली सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है। वो ये कह रखा है कि जहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग या 10 से ज़्यादा लोग मिलकर किसी चीज़ को चलाते हैं तो वो एक कंपनी कहलाती है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है, यानी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और कंपनी की सेपरेट लीगल एंटाइटी होती है, ये मालिकों से अलग अस्तित्व रखती है। ठीक है, तो कंपनी के कंडीशन के अंदर जो है 200 मैक्सिमम मेंबर की यहाँ पे कंडीशन बताई गई है। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के बीच में डिफरेंशिएशन करने को आता है आपको एग्जाम में, तो पहला डेफिनेशन लिख सकते हो, दूसरा आप ये लिख सकते हो कि इनका एक्ट अलग अलग है। यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है, यहाँ पे इंडियन कंपनी एक्ट 2013 लगता है। मिनिमम मेंबर भी बता सकते हैं, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, लेकिन कंपनी के लिए कम से कम 10 मेंबर होने जरूरी हैं। और अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो 100 से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए। मैक्सिमम जो मेंबर हैं वो पार्टनरशिप में 100 हो सकते हैं और कंपनी के अंदर 200 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। जो डॉक्यूमेंट की बात है तो यहाँ पर जो है
पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है और कंपनी के अंदर मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है। जैसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ना आपको सेल के आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के आएंगे और पार्टनरशिप के तो लिमिटेड ही क्वेश्चन है, ज़्यादा पार्टनरशिप में है नहीं। वैसे आपको एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट ही पार्टनरशिप के अंदर कवर किया हुआ है। जैसे नॉन रजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिप फर्म, क्या कोई भी पार्टनरशिप फर्म बिना रजिस्ट्रेशन के भी चल सकती है? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पार्टनरशिप के अंदर ये बोला गया है कि किसी भी फर्म को बिना रजिस्ट्रेशन के भी चलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अधिकार उसके पास नहीं होते। जैसे वो फर्म अपने नाम से कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकती जो नॉन रजिस्टर्ड फर्म है। यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए प्रॉफिट को लेके तो वो पर्सनल एग्रीमेंट के बेस पर ही केस कर सकते हैं, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 1932 के अंदर वो कोई केस नहीं फाइल कर सकते। उनके पास कोई ऐसी पावर्स नहीं होती क्योंकि वो नॉन रजिस्टर्ड फर्म है। मतलब नॉन रजिस्टर्ड फर्म चलाना गैरकानूनी नहीं है, चला सकते हैं, लेकिन कुछ अधिकार उनके पास नहीं है। इसके अलावा उनको सेट ऑफ का क्लेम नहीं मिलता। सेट ऑफ क्लेम का मतलब है कि फॉर एग्जांपल 3 साल से कंपनी प्रॉफिट में थी, लेकिन चौथे साल कंपनी को लॉस हुआ तो लॉस को वो प्रॉफिट से रिकवर नहीं कर सकते। मतलब 5वें साल में जो प्रॉफिट हुआ उससे वो लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकती, रिकवर नहीं कर सकती। ऐसा करने के लिए उसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसके अलावा किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर वो अपने नाम से केस नहीं कर सकती। मतलब पार्टनरशिप फर्म अपने नाम से केस जब भी कर सकती है जब वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो, तभी इंडिविजुअल नाम से कर सकते हैं। मतलब कंपनी का जो मालिक है वो अपने नाम से केस कर सकता है, लेकिन हाँ मतलब बिना रजिस्टर्ड फर्म को चलाना गैर कानूनी है, लेकिन कुछ सुविधाएं हैं जो नहीं मिलती। इसके अलावा एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप का केस नहीं कर सकता। अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी होती है, तो 5 एलिमेंट्स हैं जो पार्टनरशिप फर्म के लिए जरूरी हैं। जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए, मैक्सिमम 20 पार्टनर हो सकते हैं इसके अंदर। वैसे 100 तक मैक्सिमम लिमिट बढ़ गई है, पर जब पहले था 1932 में तो 20 मेंबर थे, अब इसको बढ़ा दिया है, 100 मेंबर कर दिए। इसके अलावा ये ऑपरेशन ऑफ बिजनेस जो है ये उसको अपने नाम से चला सकते हैं। जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है वो अपने बिजनेस को चला सकती है अपने नाम, पार्टनरशिप कंपनी के नाम से, उसको पार्टनर के नाम की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा पार्टनर अपने प्रॉफिट को बांटने के लिए एक पर्टिकुलर रेशियो डिसाइड कर लेते हैं जिसमें वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। इसके अलावा जो पार्टनर्स होते हैं वो म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी कंपनी के काम के लिए। पार्टनरशिप जो होते हैं वो को ऑनरशिप के साथ डील करते हैं, मतलब वो दोनों ही पार्टनर होते हैं, 2 या 3 जो भी लोग हैं वो पार्टनर होते हैं। क्या किसी माइनर को कंपनी के पार्टनर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है? क्या किसी माइनर को कंपनी का पार्टनर बना सकते हैं? तो माइनर के लिए हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है सेक्शन 30 कि अगर माइनर को कंपनी में प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हो तो आप दे सकते हो, लेकिन लॉस में पार्टनर हिस्सा नहीं देगा। मतलब लॉस के लिए पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कंपनी कोई फ्रॉड करती है उसके लिए माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन माइनर को बेनिफिट देने के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम का है वो कंपनी का पार्टनर बन सकता है। वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, उसका डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंपनी के होने वाले प्रॉफिट्स के ऊपर उसका हिस्सा हो सकता है, लॉस पे उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो माइनर के लिए यही कंडीशन बताई गई है यहाँ पे। माइनर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, मतलब कंपनी को अगर बहुत सारे लॉसेज हुए तो माइनर कहीं तक भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, माइनर केवल उतना ही रिस्पॉन्सिबल जितना प्रॉफिट उसको उस साल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक साल कंपनी 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया और माइनर को 2,000 का हिस्सा मिल गया, अगले साल कंपनी को फिर प्रॉफिट हुआ लेकिन तीसरे साल कंपनी को लॉस हो गया, तो माइनर ने अब तक 4,000 कमाया, तो वो 4,000 जो पिछले साल कमा लिया उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इस साल उसने कोई प्रॉफिट कमाया और फिर सेकेंड फेस में जो है लॉस हो गया तो उस लॉस को उस प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, माइनर उससे ज़्यादा कोई भी हिस्सा नहीं देगा। क्या पार्टनर रिटायर होने के बाद पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो क्या वो उसी तरह का सेम बिजनेस कर सकता है जिस तरह का बिजनेस पार्टनर्स करती है, पार्टनरशिप फर्म करती है? तो नहीं कर सकता है, क्योंकि एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में कि कोई भी पार्टनर अगर वो किसी वजह से भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से अलग होता है तो वो इस तरह का सेम बिजनेस नहीं करेगा जिस तरह का बिजनेस कंपनी करती है, या वो उस जगह नहीं करेगा, उस जुरिडिक्शंस के अंदर नहीं करेगा। मान लो कि कंपनी का बिजनेस 5 स्टेट के अंदर है तो 5 स्टेट को छोड़ के बाकी स्टेट में वो उस तरह का बिजनेस कर सकता है। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सारे ट्रेड सीक्रेट उसको पता होते हैं, माल कहाँ से आ रहा है, क्या रेट में आ रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको होती है, तो वो हो सकता है कंपनी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस वजह से उसके ऊपर रोक लगाई जाती है कि आप कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करोगे जो कंपनी की हद से बाहर हो।
तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको एग्ज़ाम के लिए तीनों ही एक्ट पढ़ना है और तीनों ही एक्ट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।